हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो कि फिट फाइन और हेल्दी हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके सामने। बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट दिख रहा है क्या। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, 8 मार्क्स के अराउंड ये चैप्टर है हमारे पास। 8 मार्क्स के अराउंड ये चैप्टर है हमारे पास, ठीक है। अब कभी 8 मार्क्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कभी 6+2 आ जाता है, कभी 4+4 आ जाता है। यूजुअली डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यूजुअली, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा टफ लगता है लेकिन सबसे इजी बना दूंगा मैं इस चैप्टर को। ओके, फोकस हियर, लेट्स फोकस। ओके, सबसे पहले इसके अंदर 3 वर्ड आते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले कैश का मीनिंग लिख लेते हैं। कैश का मीनिंग सिंपल, कैश या बैंक, जो आपके पास कैश में या बैंक में रखा हुआ पैसा है। देन अगर कोई डिमांड डिपॉजिट्स पड़े आपके पास तो वो भी आ जाएगा, डीडी जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वो भी यहाँ पे काउंट हो जाएगा। दूसरा वर्ड है फ्लो। फ्लो मीन्स इनफ्लो ऑब्लिक आउटफ्लो। इनफ्लो ऑब्लिक आउटफ्लो किसका? कैश का। भैया कैश आता हुआ दिखे तो इनफ्लो, कैश जाता हुआ दिखे तो आउटफ्लो। कैसे सर? मैंने कहा अगर रेंट पे कर रहे हो तो भैया आउटफ्लो, क्योंकि पैसा जाएगा। और रेंट आता हुआ दिख जाए तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, इनफ्लो। दिमाग ही नहीं लगाना, सिंपल। भाई रेंट आएगा तो पैसा भी लाएगा। लाइट का बिल, लाइट के बिल में क्या होता है? पैसा जाता है। मैंने कहा जाता है तो आउटफ्लो। सही बात है, लाइट का बिल आएगा वो लाइट का बिल आता ही है, जाता नहीं है, ठीक है। आएगा और फिर बाद में पे करना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। गुड्स परचेज करा मैंने, गुड्स परचेज करा तो क्या होगा? पैसा जाएगा। मैंने कहा जाएगा तो आउटफ्लो। गुड्स परचेज करने की जगह गुड्स सेल करा आप, मैंने गुड्स सेल करा तो पैसा आएगा। मैंने कहा इनफ्लो। सिंपल है। रेंट रिसीव हो गया, सैलरी पे करी मैंने, सैलरी पे करूंगा तो खर्चा होगा, आउटफ्लो, ठीक है। बिल्डिंग परचेज करी मैंने, बिल्डिंग पैसा गया, आउटफ्लो। बिल्डिंग सेल कर दी मैंने, सेल करके मुझे पैसा वापस मिल गया, मैंने कहा इनफ्लो। इसके अलावा लोन को देख लो, मैंने लोन लिया किसी बैंक से तो इनफ्लो। लोन को रीपे कर दिया यानी पेमेंट करके फ्री कर दिया, आउटफ्लो। क्लियर? शेयर्स इशू करे मार्केट में, इनफ्लो। शेयर्स को रिडीम कर दिया, प्रेफरेंस शेयर को या डिवेंचर्स को, आउटफ्लो। शेयर्स को बायबैक कर लिया तो सॉरी आउटफ्लो। आया आया समझ में अब तो, ठीक है, क्लियर है। दैट्स कॉल्ड इनफ्लो एंड आउटफ्लो। एंड लास्ट पॉइंट, तो एक स्टेटमेंट बनाना है हमें, तो पूरा स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या निकली पढ़ो। इट इज अ स्टेटमेंट, कौन सा? कैश फ्लो वाला, विच कंप्राइजेस फ्लो ऑफ कैश। क्या बताता है ये? फ्लो ऑफ कैश बताता है कि भैया वेदर इट इज इनफ्लो और कैश फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो। तो इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द फ्लो ऑफ कैश वेदर इट इज इनफ्लो और आउटफ्लो। तो एक ऐसा स्टेटमेंट जो कैश का पूरा फ्लो बता दे कि फ्लो कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, दोनों बातें अगर आपको बता दे तो ऐसे स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। अकाउंट 3 लगता है स्टैंडर्ड इसके लिए। और मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लो क्या होते हैं, प्लीज फोकस करके यहाँ समझ लेना। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लो होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 3 बिजनेस एक्टिविटीज हैं आपकी। तीनों बिजनेस एक्टिविटी के बारे में मैं अलग से बात करूंगा। ये 3 बिजनेस एक्टिविटी के बारे में हम अलग से डील करेंगे, थोड़ी देर रुको। पहले मैं आपको समझा दूं कि इस पूरे टॉपिक के अंदर हमें जो मेजर 4 टॉपिक हैं वो ये पढ़ने, नाम याद रहेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं। कौन सा स्टैंडर्ड लगता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चैप्टर को पढ़ने के लिए 3 एक्टिविटीज सबसे पहले प्रोवाइड करी गई है कि आपके बिजनेस के लिए आपको पहले अपनी 3 एक्टिविटीज को समझना होगा। जब ये 3 एक्टिविटीज समझ जाओगे तभी आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मीनिंग जब आपको आ जाएगा तभी आपको ये कैश फ्लो आएगा। चलो शुरू करते हैं। तो एक बिजनेस के लिए, एक बिजनेस को ऑपरेशंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है इस कैश फ्लो के स्टेटमेंट को बनाने के लिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों की फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ आपको तीनों एक्टिविटी होती क्या है, कैसे क्या क्या करती है ऐसे क्या है। देखो आपको दे तो ऐसे रखी है, सबसे पहले ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। इन रियलिटी ये होता है कि सबसे पहले आपके पास पता है क्या होता है? सबसे पहले उल्टा होता है, रिवर्स ऑर्डर। सबसे पहले फाइनेंसिंग होती है, देन इन्वेस्टिंग, देन ऑपरेटिंग। सर कैसे? मैंने कहा आ जाओ एक बैलेंस शीट लेते हैं, एक बैलेंस शीट के अंदर एक एग्जांपल डालते हैं, ठीक है। मान लो कि मेरे पास एक शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, डिवेंचर्स हैं, क्रेडिटर हैं, बिल्स पेबल हैं, इसके अलावा नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट भी है, वॉट जो भी है, काफ़ी पैसा रखा हुआ है मेरे पास। सबसे पहले एक बात बताओ कि बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की नीड होती है? किस चीज़ की नीड होती है? मनी की। सबसे पहले मनी ही तो चाहिए। 11th क्लास में भी हमने यही पढ़ा था कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए सर? सर मनी चाहिए। मैंने कहा सबसे पहले जब मनी चाहिए तो फिर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैसे बोल सकते हो? सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है? मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाओ, पहले आप नीचे आओ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? मनी। मैंने कहा मनी चाहिए ना, तो बैलेंस शीट में जो ये वाली साइड होती है ना,
जिसके अंदर से नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर कैपिटल, तो दो चीजें होती हैं। तो सबसे पहले आपको मनी चाहिए ना बिजनेस करने के लिए, तो मैंने कहा सबसे पहले आप ढूंढो सोर्सेज ऑफ मनी। और सोर्सेज ऑफ मनी कंपनी के पास, हर एक पर्सन के पास सिर्फ दो ही सोर्स होते हैं हर कंपनी में, इक्विटी और डेट। या तो आप शेयर कैपिटल से पैसा ले लो, या डिवेंचर इशू करके या लोन लेके पैसा ले लो। और इस एक्टिविटी को, पैसे के अरेंजमेंट करने की एक्टिविटी को क्या बोलते हैं हम? पैसे का अरेंजमेंट करने की एक्टिविटी को क्या बोलते हैं हम? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या बोलते हैं हम? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है क्या? आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर बढ़ सकते हैं। जब एक बार पैसा अरेंज हो गया, देखो पैसा कहाँ से आएगा? शेयर कैपिटल से आ सकता है, डिवेंचर से आ सकता है। सर रिजर्वेशन सरप्लस भी लिखा हुआ है, मैंने कहा वो शेयर कैपिटल से ही धीरे धीरे प्रॉफिट बना बना के और डिवेंचर्स का पैसा यूज कर करके ही बना है, तो वो भी उसी का पार्ट होगा। क्लियर है ना? तो सोर्सेज ऑफ मनी इसी का ही पार्ट है। सोर्सेज ऑफ मनी में क्या सोर्सेज होते हैं? इक्विटी और डेट। इक्विटी के अंदर ही आता है रिजर्वेशन सरप्लस। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो सबसे पहले मनी को अरेंज करने को क्या बोलते हैं हम? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कि पैसा आएगा कहाँ से? बिजनेस करने के लिए। अब जब एक बार पैसा आ गया, अब मान लो मुझे ये पेन बनाना है, तो क्या करूँ? मैं आपको उठाऊं, मैंने कहा वर्कर को बुलाया, वर्कर पेड़ के नीचे बैठ जा, पैसा तो बहुत आ गया मेरे पास, तो फटाफट ये पेन बनाना चालू कर। वर्कर बोलेगा सर इसको पेन बनाने के लिए मैग्नेट लगता है, प्लास्टिक लगता है, मशीन लगती है, वो कौन ला के देगा मेरे को? मैग्नेट और प्लास्टिक तो आप ला दोगे, और जो मशीनें चाहिए, जो मुझे बिल्डिंग चाहिए, जो मुझे हवा खानी है, गर्मी में बैठ के थोड़ी बनाऊंगा सर। प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर तो दो, फैसिलिटी तो दो बनाने के लिए, तभी तो बना पाऊंगा। देन क्या करूं फिर मैं? इस पैसे को लाके पेड़ के नीचे बैठा के ये पेन नहीं बनवा सकता मुझसे, नहीं बनवा सकता। अब क्या करूं? मैंने कहा दूसरा वर्क होता है, जो आपके पास मनी आती है, सोर्सेज ऑफ मनी। एक बार जब पैसा एक्टिविटी हो चुकी, तब आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर दो। ये रहा, ये देखो एरो, ये पिंक कलर का एरो देख लो, पिंक कलर का दिख रहा है। नॉन करंट एसेट के अंदर इन्वेस्ट इन नॉन करंट एसेट टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बनाना है हमें? इंफ्रास्ट्रक्चर। भैया एक ऐसा सेटअप, एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के देना है जहां पे वो वर्कर बैठ के इस पेन को बना सके, या इस बॉटल को मुझे मैन्युफैक्चरिंग करके दे सके, या उस एसी को मुझे मैन्युफैक्चरिंग करके दे सके, या इस एलईडी पैनल को मुझे मैन्युफैक्चरिंग करके दे सके। आई होप सो के क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े। तो सेकंड काम क्या है? पैसा आ जाने के बाद उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना। आपको जो भी काम करना है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना। भाई सिंपल सी बात है, मेरे घर में किचन के अंदर ही तो खाना बनता है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि एक दिन दाल मेरे डबल बेड पे बन रही है और एक दिन चावल, और उसी दिन चावल मेरे सिंगल बेड पे बन रहे हैं, और एक दिन उसी दिन पता लगा रोटी जो है वो मेरे सोफा सेट पे बन रही है। ऐसा तो नहीं होता ना। पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता कहाँ है हमें? किचन के अंदर, क्योंकि वहाँ गैस अवेलेबल होती है, वो मसाले अवेलेबल होते हैं, या आटा वगैरह जो भी हमें चाहिए, ऑयल वगैरह सब कुछ वहाँ अवेलेबल होता है, तभी बनता है ना। क्लियर सी बात है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड कराता है? किचन। तभी तो जाके हमारा खाना बन पाता है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। उस काम को बोलते हैं, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे होते हैं, एक एक एसेट को रेडी कर रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ मनी। एप्लीकेशन का सिंपल मतलब क्या होता है? यूसेज ऑफ मनी। ठीक है, तो सबसे पहले पैसा लाओ, सोर्स ऑफ मनी, देन उसका यूज करो, एप्लीकेशन ऑफ मनी। और जब दोनों चीजें रेडी हो जाए, तब जाके आपके ऑपरेशन स्टार्ट होंगे, तब जाके आपके घर में खाना बनेगा, या बाहर किसी कंपनी में प्रोडक्शन होगा, या किसी सर्विस सेक्टर में सर्विस प्रोवाइडेड होगी। ठीक है, तब जाके स्टार्ट होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सिंपल मीनिंग क्या निकला? आपके बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन से कनेक्टेड जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, सबसे पहले सोर्सेज ऑफ मनी, देन उसका इन्वेस्टमेंट, तो बनेगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर उसके बाद हमारा बिजनेस के ऑपरेशन शुरू होंगे। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कार बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में काउंट होगा। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो पैसा चाहिए, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में काउंट होगा। और एक बार जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी, तब जाके कार मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो एक्टिविटीज लगेंगी, उनको क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आप मुझे बताओ, कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मान लो मैंने बिल्डिंग नहीं खरीदी, बिल्डिंग को रेंट पे ले रखा है, तो हर महीने रेंट जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल सर, रेंट पे जाएगा ही जाएगा। तो वो किसका पार्ट बना? ऑपरेटिंग का। मान लो कहीं से रेंट आ रहा हो, अब वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं बनेगा। सर क्यों नहीं बनेगा? मैंने कहा एक बात बताओ, किसी और बिल्डिंग से अगर मुझे रेंट मिल भी रहा है, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग तो इसी बिल्डिंग में कर रहा हूँ। अगर मैं इस बिल्डिंग की मैन्युफैक्चरिंग बंद भी कर दूं, तो भी उस बिल्डिंग से तो मुझे रेंट आता ही रहेगा ना। तो बात आती है ऑपरेटिंग, ऑपरेशन में काउंट नहीं हो रही यहाँ पे। ऑपरेशन का मतलब आपके बिजनेस के प्रोडक्ट के ऑपरेशन। जैसे आप कार बना रहे हो तो कार से रिलेटेड ऑपरेशन, अगर आप टूथपेस्ट बना रहे हो तो टूथपेस्ट से रिलेटेड ऑपरेशन, अगर आप एसी बना रहे हो तो एसी से रिलेटेड ऑपरेशन, अगर आप कैमरा बना रहे हो तो कैमरे से रिलेटेड ऑपरेशन, अगर पेन बना रहे हो तो पेन से रिलेटेड, अगर आप कपड़े बना रहे हो तो कपड़ों से रिलेटेड ऑपरेशन। आई होप सो कि क्लियर है। ठीक है, अब किसी और बिल्डिंग से आते हुए रेंट से मेरी कार नहीं बनने वाली। ठीक है, हाँ पैसे को मैं यूज कर सकता हूं, लेकिन रेंट आएगा इसलिए कार बन रही है, ऐसा नहीं हो रहा। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काउंट नहीं होता।
आगे बढ़ते हैं, सर फिर वो कहाँ काउंट होएगा? मैंने कहा वो इन्वेस्टमेंट में काउंट होएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आपने पहले बिल्डिंग खरीदी होगी और उस बिल्डिंग से ही रेंट आ रहा होगा, तो वो वहाँ काउंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चलते हैं, मेरे को डिविडेंड देना है, मेरे शेयर्स पर डिविडेंड देना है, तो डिविडेंड देने का काम भी बाहर से हो जाएगा। उसका मेरा बिजनेस कार मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं डिविडेंड दूं या नहीं दूं, कार मैन्युफैक्चरिंग अपनी सेपरेट चलती रहेगी, कभी भी रुकेगी नहीं, तो वो भी किस में आ जाएगा? डिविडेंड एक्टिविटी किस में आ जाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगी, वो भी किस में चली जाएगी? फाइनेंसिंग में। सर ऐसा क्यों? मैंने कहा डिविडेंड लाया कहाँ से था? शेयर कैपिटल का लिया हुआ पैसा, उसी को तो डिविडेंड देना है ना। तो डिविडेंड से जो मेन वर्ड है वो कहाँ पे अटका हुआ है? फाइनेंसिंग में। तो डिविडेंड देने की बात भी वहीं पे होगी। ठीक है, हाँ डिविडेंड रिसीव हो जाए, इन्वेस्टिंग में आ जाएगा, क्योंकि डिविडेंड रिसीव तभी होगा जब किसी और कंपनी के आप शेयर खरीदोगे। ठीक है, चलो सैलरी पे करना है, सैलरी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि सैलरी आप वर्कर को दोगे जो एक्चुअली में कार इंजीनियर को दोगे जो कार की डिजाइनिंग वगैरह बनाएगा। सही बात है, टायर खरीदने के लिए खर्चा करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ये सारी चीजें जहाँ पे आप फैक्ट्री में बनाओगे उसकी लाइटिंग वगैरह का खर्चा आएगा, उसकी पावर का खर्चा आएगा, उसकी और भी चीजें हो सकती हैं, और भी जो खर्चे आएंगे वो सब यहाँ पे काउंट हो सकते हैं। ठीक है, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करने का खर्चा, गुड्स खरीदने और बेचने का खर्चा, वो सब यहाँ काउंट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आपके बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड होती है, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होती हैं वो होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर? जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, नॉन करंट एसेट को डेवलप करने में यूज होती है वो कौन सी एक्टिविटी होती है? इन्वेस्टिंग। और जो पैसा लाने में यूज होती है वो कौन सी एक्टिविटी होती है? फाइनेंसिंग। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले कौन सी होती है? फाइनेंसिंग। देन कौन सी होती है? इन्वेस्टिंग। तीसरी कौन सी होती है? ऑपरेटिंग। बट आपके कैसे दे रखी है? आपके कैसे दे रखी है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। सर फिर उल्टा क्यों दे रखा है? मैंने कहा उल्टा इसलिए दे रखा है क्योंकि ये तो फर्स्ट ईयर में ऐसे चलेगा, सेकंड ईयर से तो सबसे पहले ऑपरेटिंग ही होगी, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बार बार नहीं बनता, फाइनेंस बार बार नहीं होता, तो अगले साल से तो ऑपरेटिंग ही सबसे पहले होगी। ठीक है, आई होप सो कि क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते है ना। चलो, अब तीनों एक्टिविटी क्लियर है। अब आता है मेथड्स टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन ये आता है कि मेथड्स टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर मैं बात करूं कि भैया मेथड्स कैसे बनाने हैं, कौन कौन से मेथड आपको गिवन है स्टेटमेंट को बनाने के लिए, तो आपको दो मेथड गिवन है, पहला है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के लिए मैं आपको एक लाइन में बोल देता हूँ, एक सेकंड मैं ये चीज़ रफ कर देता हूँ, इसको मैं आपको दोबारा लिख दूंगा। ठीक है, ये आइटम मैं आपके लिए दोबारा लिख दूंगा, अभी छोड़ देता हूँ। ठीक है, काफ़ी है। डायरेक्ट मेथड नॉट इन सिलेबस, इनडायरेक्ट मेथड इन सिलेबस टू स्टडी। हमें सिर्फ एक ही मेथड पढ़ना है, दूसरा मेथड नहीं पढ़ना। क्लियर? लेकिन मैं आपको एक बार पहले डायरेक्ट मेथड सिखाऊंगा। डायरेक्ट मेथड मतलब होता है सीधा चलना, और इनडायरेक्ट मेथड का मतलब होता है उल्टा चलना। तो पहले हम सीधा चल के देखेंगे कि क्या सच में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की प्रोसेस को अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। क्लियर? अब ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्टिविटी से रिलेटेड है, और उस एक्टिविटी का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अदर दो एक्टिविटी के लिए ये मेथड यूज नहीं होते। अदर दो एक्टिविटी के लिए आपके नॉर्मली रहेगा, चाहे इन्वेस्टिंग हो चाहे फाइनेंसिंग हो, मेथड काम में नहीं आता। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए दो मेथड होते हैं, या तो सीधा चल के बना लो या उल्टा चल के बना लो, कैसे भी बना लो पर बना लो। ठीक है, अब बात आती है सर हमारे को दूसरे दोनों मेथड सीखने हैं क्या? मैंने कहा मैं आपको एक बार फर्स्ट वाला सिखाऊंगा ताकि आपको सेकंड वाला एकदम परफेक्ट समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड मेथड को कभी भी यूज नहीं करेंगे अपनी। क्लियर है क्या? ओके, कोई इशू, कोई डाउट? नहीं सर कोई डाउट नहीं। ठीक है, थैंक यू। तो आगे बढ़ सकते हैं। चलो देखो, मान लो कि मैंने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, एक रफली अपनी मर्जी से एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया। ठीक है, जिसमें मुझे 10,000 रुपये का जीपी मिला है। ये जीपी कहाँ से आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट से आएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर मेरे को है ना साल भर में रेंट रिसीव हो गया 1,000 रुपये का, फिर मेरे को डिविडेंड रिसीव हो गया 500 रुपये का। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे एक बात बता दो, क्या रेंट रिसीव और डिविडेंड रिसीव हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है या नहीं है? देखो, रेंट आप लाओगे बिल्डिंग को रेंट पे देकर, रेंट पर देगा तभी लाओगे ना। तो बिल्डिंग को रेंट पर देने का मतलब बिल्डिंग को खरीदना, मतलब इन्वेस्टिंग वर्क करना, और इन्वेस्टिंग से आने वाली इनकम भी कौन सी होगी? इन्वेस्टिंग होगी। तो ये ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। ऐसे ही डिविडेंड का भी सेम काम है, आप किसी और कंपनी के शेयर खरीद लो, वहां से आपको डिविडेंड मिल जाए, वो भी सेम कैटेगरी में। ठीक है, इधर आते हैं। इधर कुछ खर्चे दे रखे मैंने आपको, डेप्रिसिएशन दे रखा है, सैलरी दे रखा है, रेंट दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, गुडविल दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है। गुडविल राइट ऑफ, राइट ऑफ का मतलब होता है गुडविल की मार्केट से, गुडविल की वैल्यू को अपनी बुक से कम करना। गुडविल की किसी भी एसेट की वैल्यू को मार्केट अपनी बुक से कम करना। जैसे मान लो आपकी गुडविल आपके बिजनेस में आपने 1 लाख रुपए दिखा रखी है, और अब आप चाहते हो कि 1 लाख रुपए नहीं, उससे थोड़ी कम हो जाए, 80,000 हो जाए, तो कितने रुपए कम कर दिया आपने? 20, वो 20 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लिया मैंने कि 1,000 रुपए का मेरा डेप्रिसिएशन लग गया, सैलरी लग गई, रेंट लग गया, डिस्काउंट लग गया, गुडविल लग गया, नेट प्रॉफिट हो गया। क्लियर है क्या? डायरेक्ट मेथड क्या कहता है? डायरेक्ट मेथड कहता है सीधा चलो, कि भैया सबसे पहले आपने प्रोडक्ट बेच के 10,000 रुपए का जीपी है ना आपके पास,
इस 10,000 रुपये में से आपके सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाहर आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो बाहर आ जाएगा, सिंपल। अगर आप अपने जीपी में से 10,000 रुपये का जो आपने जीपी कमाया है उसमें से अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे तो आपका ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट हुआ कैश फ्लो बाहर आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट हुआ कैश फ्लो बाहर आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करके देखें एक बार सीधा सीधा। मैंने कहा चलो देख लेते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले मैंने जीपी उठाया, ये जीपी 10,000 रुपये, ठीक है, माइनस कर दो। अब बताओ इसमें से ऐसे कौन से खर्चे हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, एक एक करके ट्राई करते हैं। सबसे पहले आता है डेप्रिसिएशन। मैंने कहा डेप्रिसिएशन है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन तो है क्योंकि एसेट को मैं यूज कर रहा हूं तभी तो मेरा प्रोडक्शन हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है ये, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन हम क्या बना रहे हैं सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, सही बात है। अब बताओ क्या डेप्रिसिएशन के जो खर्चा होता है हमारा डेप्रिसिएशन, मान लो मेरे सामने एक कैमरा है, थोड़े टाइम बाद इसकी कैमरे की धीरे धीरे लाइफ कम होती जाएगी तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो चार्ज हो ही रहा है, क्लियर है। वो एसी है, एसी पे भी डेप्रिसिएशन तो चार्ज हो ही रहा है। लेकिन इस डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद भी क्या ये डेप्रिसिएशन का पेमेंट मुझे किसी को करना पड़ता है? आंसर इज नो। तो इससे ऐसे खर्चों को बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन का आपने पहले भी कई बार सुना होगा, नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का तो पार्ट है लेकिन ये कैश का पार्ट नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? सैलरी, पर सैलरी तो मेरे वर्कर को एक्चुअली में कैश में देना ही पड़ता है, ये मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। यानी प्रोडक्ट बेच के मैंने 10,000 रुपये कमाए और 1,000 रुपये मैंने 2,000 रुपये मैंने सैलरी के दे दिए, तो ये मेरे चले गए, सिंपल, ये चले गए, ठीक है। आगे देखें, अगला होता है रेंट। रेंट भी मुझे देना ही पड़ेगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। रेंट के अंदर भी एक्चुअल मुझे फ्लो ऑफ कैश होगा ही होगा। यहाँ पे वो भी पकड़ना है कि कैश का फ्लो है या नहीं है। ऐसा नहीं कि डेप्रिसिएशन देख के सर ये तो ऑपरेटिंग का पार्ट है लिख दो, ये भी चेक कर लो कि भैया इसमें कैश भी आया या नहीं गया, क्योंकि हमने बनाना क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ना तो कैश आया ना गया, तो फिर क्यों लिख रहा हूं मैं? सिंपल है, फिर नहीं लिखना। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट मेरा एक लॉस है जिसके लिए मुझे कोई एक्चुअल कैश रिसीव ना तो पे करना होता है ना रिसीव तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि लॉस है, तो एक्चुअल कैश किसी को नहीं देना होता, ठीक है। तो बात खत्म, डिस्काउंट भी यहाँ पे काउंट नहीं हो पाएगा। फिर गुडविल राइट ऑफ, एसेट को राइट ऑफ करना यानी डेप्रिसिएशन लगाना एक ही बात होती है, बट डेप्रिसिएशन लगता है टैंजिबल एसेट पे, गुडविल राइट ऑफ होती है इंटैंजिबल एसेट पे, बस इतना ही फर्क। गुडविल का एसेट राइट ऑफ का मतलब होता है इंटैंजिबल एसेट, और इंटैंजिबल एसेट के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है अमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक ही वर्ड होते हैं, दोनों के लिए ही कैश पेमेंट नहीं किया जाता, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, नेक्स्ट आ जाओ, इधर आ जाओ। रेंट रिसीव और डिविडेंड रिसीव, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका, इनकम साइड में भी देख लो। रेंट रिसीव बाहर से आएगा, डिविडेंड रिसीव बाहर से आएगा, दोनों का यहाँ पे कोई काम नहीं है। एक काम करो, निकाल लो। आपने 10,000 रुपये कमाए वहां से और 5,000 रुपये का खर्चा हो गया, 2 और 3 5, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना हो गया? 5,000 रुपये। सीधा चला कि नहीं चला बताओ? ऊपर से आया जीपी से, तो सारी चीजों को एडजस्ट करके आ गया मैं। इनकम थी तो ऐड करने की कोशिश कर रहा था, खर्चा था तो माइनस करने की कोशिश कर रहा था, यही होता है। प्रॉफिट भी ऐसे ही निकालते हैं ना, तो जो प्रॉफिट निकालने का तरीका था वही था। सर ये बाकी के आइटम क्यों छोड़ दिए? मैंने कहा इसलिए छोड़ दिए क्योंकि ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं बन रहे, ये दोनों भी नहीं बन रहे, ये भी नहीं बन रहा, ये बन रहा है लेकिन इसमें कैश का पेमेंट नहीं है इसलिए छोड़ दिया। ये बन रहा है लेकिन इसमें कैश का पेमेंट नहीं है इसलिए छोड़ दिया। ये बन रहा है लेकिन कैश का पेमेंट नहीं है इसलिए छोड़ दिया। ये दोनों तो बन ही रहे, इसमें कैश का पेमेंट भी है इसलिए मैंने ले लिया। क्लियर हो गया? ये तो हो गया सीधा तरीका। सर अब इनडायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ निकाल सकते हैं, चलो भाई इनडायरेक्ट मेथड से देख लेते हैं। इनडायरेक्ट मेथड कैसा होता है, वही हमें यूज करना है। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड क्या कहता है? इनडायरेक्ट मेथड कहता है कि भैया उल्टा चलो। उल्टा चलने का मतलब, आपने जीपी से शुरू किया था ना, नहीं नहीं नहीं, आपको शुरू करना है नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट बताओ कितने का है? हमने कहा भैया 4,000 रुपये का, ठीक है। ये कहता है कि आपको है ना पीनल अकाउंट के अंदर सारी तरह की एक्टिविटी मिल जाएंगी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, सब मिल जाएगा। क्या आप उल्टा चल के काम कर सकते हो क्या? उल्टा चल के कैसे होगा? मैंने कहा इसमें से एक बात बताओ, इसमें सब तरह की चीज़ें इन्वॉल्व है, इस पीनल अकाउंट में सब तरह की चीज़ें इन्वॉल्व है, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो, चाहे वो ऑपरेटिंग हो, चाहे वो नॉन कैश आइटम हो, सब तरह की चीज़ें अवेलेबल है इसके अंदर। एक बात बताओ, ये बॉक्स है, इसके अंदर मैंने 50 तरह की चीज़ें रख रखी हैं, और मुझे ना इस पेन को मैं रख के ही दिखा देता हूँ आपको। बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई आपके सामने, देख लो, ठीक है। ये पेन मैंने इसके अंदर रख दिया, क्लियर। अब मुझे इसके अंदर से पेन निकालना है। पेन निकालने के दो तरीके, कौन कौन से? दो तरीके। एक, खोलूँ,
डायरेक्ट पेन निकाल लो, डायरेक्ट निकाल लिया, कौन सा मेथड हुआ, डायरेक्ट, कौन सा निकला, डायरेक्ट। दूसरा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कैसे होगा बताओ, इनडायरेक्ट में काम करता हूँ, इनडायरेक्ट में काम करता हूँ, पेन को ही छोड़ देता हूँ, बाकी सबको बाहर निकाल देता हूँ, बाकी सबको बाहर निकाल देता हूँ। अगर मैं बाकी सबको बाहर निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, पेन। तो ये कौन सा मेथड हुआ, इनडायरेक्ट। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, डायरेक्ट, डायरेक्ट बोलूँ तो डायरेक्ट मुझे पेन चाहिए, मैंने खोला डायरेक्ट पेन निकाला, बात खत्म, डायरेक्ट हो गया। दूसरा होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब पेन को छोड़कर बाकी सारे आइटम सर बाहर निकाल दो, अपने आप डायरेक्ट बच जाएगा, अपने आप पेन बच जाएगा, हो गया मेरा काम। मुझे भी यहाँ पे भी वही करना है, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने कहा एक तो सीधा चल के निकाल लो जो डायरेक्ट मेथड है, जो बीकॉम वगैरह में या फ्यूचर क्लासेस में काम आ जाएगा, यहाँ पे तो कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर इनडायरेक्ट मेथड है यानी रिवर्स चलने वाला मेथड है वाला, इस 4,000 रुपए का नेट प्रॉफिट को यूज करके मैं निकाल सकता हूँ क्या, सर हाँ निकाल सकते हो। कैसे, कैसे निकाल सकता हूँ, देखो मैंने कहा एक काम करो ना, जो फालतू के आइटम है ना उनको हटा दो। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो पार्ट नहीं बनते उनको हटा दो। मैंने कहा हटा दो, मैंने कहा हटा दो, कौन कौन से हटा दो, तो आपने बताया सर एक तो ये नहीं हटता, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये दोनों का पार्ट है, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है और इसमें कैश फ्लो भी है। दो चीजें चेक करनी है आपको, एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पास है या नहीं है और दूसरा कैश फ्लो है या नहीं है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी है। तो अगर मैं ये वाला आइटम हटा दूं, ये वाला आइटम 1 2 3 4 5 5 जगह क्रॉस लगाया मैंने आपके लिए, देख लो। अगर मैं इन पांचों को हटा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। सर हटाना कहां से, मैंने कहा नेट प्रॉफिट 4,000 रुपये जो दे रखा आपको इसी से हटाना है। सर हटाएंगे कैसे वो बताओ, मैंने कहा इधर देखो इस 4,000 रुपये तक पहुंचने के लिए आपने 10,000 में से डेप्रिसिएशन को, डिस्काउंट को और गुडविल को माइनस किया या प्लस किया, मुझे इतना सा बता दो। इस 10,000 से 4,000 पहुंचने के लिए आपको इसको, इसको और इसको क्या किया, जहां पे तीनों जगह क्रॉस लगा रखा है उन आइटम को क्या करा आपने, प्लस करा या माइनस करा। सर हमने माइनस किया, 1,000 भी माइनस करा, 1,000 भी माइनस करा, 500 भी माइनस करा, माइनस करा ना। तो सीधा चलते हुए आया तो क्या करा, माइनस। सीधा चलने का मतलब डायरेक्ट मेथड था तो क्या करा, माइनस। अब इनडायरेक्ट मेथड जाना है तो क्या करूं, क्या करूं, उल्टा चलना है तो क्या करूं, प्लस कर दो। मैंने कहा प्लस कर दो, तो प्लस करने के लिए डेप्रिसिएशन को आप 1,000 रुपये प्लस कर दो, प्लस आप डिस्काउंट के 1,000 रुपये प्लस कर दो, प्लस आप गुडविल के राइट ऑफ के 500 रुपये ऐड कर दो, सिंपल, ठीक है। चलो आओ इधर, अब इधर भी दो आइटम ऐसे जो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं बनते, ठीक है। मैंने कहा रेंट रिसीव और डिविडेंड रिसीव, आपने इस 4,000 रुपये को निकालने के लिए इस 10,000 के अंदर इन दोनों को क्या कर रखा है, इस 10,000 रुपये में आपने इन दोनों को क्या करा कि आपका 4,000 आया। हमने कहा सर ऐड किया था, हमने तो ऐड किया था, ऐड यानी प्लस किया था, अब क्या कर दूं, माइनस कर दो, क्योंकि उल्टा चलना है। तो माइनस 1,000 और माइनस 500। उल्टा चलने का मतलब फिल्टर लगाओ, आपको जो चाहिए उसको वहीं छोड़ दो, बाकी सब बाहर निकाल दो, ठीक है। मान लो आई समझ में, एक बाल्टी में मैंने बहुत सारी चीजें डाल दी, अब मुझे जो चीजें उस बाल्टी के अंदर चाहिए ना वो बाल्टी के अंदर छोड़ दूंगा, बाकी सब चीजें बाहर निकाल लूंगा, दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड क्या था, उस बाल्टी के अंदर से वही चीज बाहर निकाल लो जो आपको चाहिए, सिंपल। तो डायरेक्ट मेथड क्यों नहीं यूज कर पा रहे सर हम, क्योंकि डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है। चलो आंसर मैच करें, आंसर निकलता है कि नहीं निकलता, चेक करें, करो एक बार। तो 4 4 + 1 5 5 + 1 6 6 + 5 6500 6500 minus 1,000 6500 minus 1,000 5,500 5,500 minus 5,500 आंसर इज 5,000 रुपीज। एक बार फिर से करके देख लेना, 4 + 1 + 5 4 + 1 5 + 1 6 6 में से 6 + 5 6500 6500 minus 1,000 5500 5500 minus 500 फिर 5,000। दोनों से आंसर आया कि नहीं आया आपका, इनडायरेक्ट मेथड से। इसको भी क्या बोलेंगे हम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लो भाई हो गया काम खत्म, हो गया, दैट्स ऑल। दोनों मेथड आंसर सेम आया कि नहीं आया, आया। सर दोनों मेथड समझाने का क्या प्रोसेस था वही इंपॉर्टेंट है कि भैया पूरे बॉक्स में से बहुत सारे आइटम पड़े हैं तो आपको रिवर्स कैलकुलेशन लगानी, यानी वो सारे आइटम हटा दो जो आपको नहीं चाहिए, तो जो ऑटोमेटिक चाहिए होगा वो बच जाएगा, ठीक है। या फिर एक तरीका होता है जो चाहिए उसको पिक कर लो, डायरेक्ट मेथड तो यूज करना नहीं है, तो जो चाहिए उसको कभी पिक नहीं करना, जो चाहिए उसको वहीं रखा रहने दो, बाकी के आइटम को बाहर निकाल दो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों से ही आंसर सेम आता है, बट हमें कौन सा पढ़ना है, इनडायरेक्ट मेथड, क्लियर। अब हम अगली क्लास में, आज के लिए बहुत है इतना, हम अगली क्लास में
आपको मैं सबसे पहले नेट प्रॉफिट की कुछ कैलकुलेशंस करना सिखाऊंगा एंड देन फिर आफ्टर हम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने की स्टेप्स को भी आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।